Hello student, good afternoon. I am teaching you a subject applied mechanics. The syllabus of subject is first unit is introduction. In introduction we learn about concept of engineering mechanics, definition of mechanics, classification of mechanics, application of engineering mechanics in practical field and definition of applied mechanics. Definition of basic quantity and derived unit of basic units. ये आपका पिछले बार का रिवीजन है, ये आपने 10th और 12th में किया होगा. बेस फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं, ड्राइव यूनिट क्या होती हैं, बेसिक यूनिट क्या होती हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं ये आपके. ये भी आपने देखा होगा. इसमें हम यूनिट्स कन्वर्जन देखेंगे, जैसे FPVS मतलब फुट पाउंड सेकेंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS इज़ मीटर किलोग्राम सेकेंड एंड SI इज़ इंडियन स्टैंडर्ड एंड देयर कन्वर्जन. जैसे कि ये डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपके लिए नोन है. आपने ऑलरेडी फिज़िक्स में पढ़ी होंगी या मैथ्स में पढ़ी होंगी या अपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, ये आपके लिए नया होगा. कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्लास में. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में भी आपको पता होगा कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, जो दिशा पे डिपेंड नहीं करती हैं, केवल उनमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है. वेक्टर क्वांटिटी में आपकी डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है. सेकेंड यूनिट हमारी लॉ ऑफ फोर्सेस होगी, जिसमें फोर्स को डिफाइन करेंगे. यूनिट देखेंगे फोर्स की क्या होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और कितने प्रकार के फोर्सेस हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. अफेक्ट ऑफ फोर्सेस, किसी भी बॉडी फोर्स क्या अफेक्ट डालती है. डिफरेंट फोर्स सिस्टम हम देखेंगे, कोप्लानर है, नॉन कोप्लानर है. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस एंड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन. So this is your second chapter and composition and resolution of coplanar congruent forces. जो भी different type of forces हम देखेंगे, उनको कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे. उनका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं. तो रिजल्टेंट निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं. कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्स, एनालिटिकल मैथड एंड रिजॉल्विंग टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो किसी भी बॉडी पे अगर अलग अलग फोर्स लग रहे हैं तो उन फोर्सेस का उस बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, उसको हम रिजल्टेंट के थ्रू निकालेंगे. और रिजल्टेंट निकालने के अलग अलग मैथड. अगर 3 फोर्स लग रहे हैं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स लगाएंगे. 3 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्स लगाएंगे. ग्राफिकल मैथड तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, एनालिटिकल मैथड डिस्कस करेंगे, या हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. किसी भी बॉडी का हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कोई भी बॉडी पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं या जो भी कांटेक्ट हैं, उससे बॉडी को फ्री कर देना और फिर चेक करना उस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. इक्विलिब्रियंट फोर्सेस एंड डिटर्मिनेशन, फोर्सेस का इक्विलिब्रियम निकालेंगे और उनका मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करेंगे. लैमीज थ्योरम, ओनली कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बारे में भी बात करेंगे. एंड द लास्ट टॉपिक इन सेकंड चैप्टर इज टाइप ऑफ लोड, सपोर्ट, बीम एनालिसिस फॉर सिंपली सपोर्टेड. तो ये टाइप ऑफ लोड्स कितने प्रकार के होते हैं. बीम आप लोगों ने देखा हो, घरों में बीम पड़ती है, छतों में बीम पड़ती है. कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसके नीचे हम बीम डालते हैं, तो बीम की एनालिसिस करेंगे. बड़े बड़े आपने ब्रिजेस देखे होंगे, कैसे वो कैंटिलीवर पर रखे होंगे. और तो ये 2 चैप्टर्स हैं आपके. और मैकेनिक्स सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे. पहले हम सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं. तो थर्ड चैप्टर हमारा होगा मूवमेंट. जो हमने फोर्सेस के बारे में सेकंड चैप्टर को पढ़ा है, तो उसमें उन फोर्सेस का मूवमेंट भी लेंगे. ठीक है, तो मूवमेंट लेने के अलग अलग मेथड होंगे. मूवमेंट कैसे लिया जाता है, उसकी क्या यूनिट होती है. अगर किसी बॉडी पे एक से ज़्यादा मूवमेंट लग रहे हैं तो थ्योरम लगती है, बैरिगनेस थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट. फोर्सेस पैरेलल फोर्स होते हैं, लाइक एक किसी भी बीम पे अलग अलग तरीके से फोर्सेस हैं. जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बॉडी, कोई भी बॉडी पे कितने फोर्सेस हैं, उसमें कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस लग सकती हैं. द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बाय मूवमेंट, जो भी रिजल्टेंट फोर्स है उसका मूवमेंट कैसे लिया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे. फोर्थ चैप्टर इज़ अगेन योर रिवीजन चैप्टर, फ्रिक्शन. ये सब आप 10th क्लास में पढ़ के ही आए होंगे. तो यहाँ पे हम केवल रिवीजन करेंगे. फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे लगाते हैं,
किन किन बॉडीज़ पे कैसे फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्थ चैप्टर तो लिटिल बिट आपका पूरा रिवीजन होगा, जो कि सारे बच्चों ने 7th 8th 10th में ही पढ़ा होगा। ये जो फिफ्थ चैप्टर आपका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज़ योर न्यू चैप्टर। वैसे जो बच्चे 12th करके आए उन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे मेनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात, चैप्टर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पर जनरली हम बॉडी का सेंट्रॉयड निकालते हैं। तो जैसे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ प्लेन फिगर, जैसे आपका स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है। जैसे हमने ऊपर बीम की बात की, तो बीम को अलग अलग शेप से बनाया जाता है, रेक्टेंगुलर बीम बनाया जाता है, सर्कुलर बीम बनाया, तो उनके हमें सेंट्रॉयड निकालने होंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ प्लेन एंड कंपोजिट लैमिना। कंपोजिट लैमिना मतलब सर्किल, रेक्टेंगल सब एक साथ आपने जोड़ लिए। ये है डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। ये कुछ सॉलिड बॉडीज़ हैं अपनी भी बॉडी में, कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, इनका हम क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे। तो ये फिफ्थ चैप्टर हो गया आपका। देन दिस इज़ योर सिक्स चैप्टर, देन दिस इज सिंपल मशीन्स। जैसे कि अगर आप लोग कॉलेज जाओगे तो लैब में हम देखेंगे हमारे पास छोटी छोटी मशीन्स हैं। उन मशीन्स में हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा रियल लाइफ में स्क्रू जैक्स, स्क्रू जैक का यूज़ होता है गाड़ी को उठाने के लिए। इसी तरीके से जब कोई हैवी वेट हमें उठाना होता है तो हम कम फोर्स से उस वेट को उठा सकते हैं। तो उन छोटे छोटे मशीन्स के हम एडवांटेज निकालेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, लॉ ऑफ मशीन्स निकालेंगे। उनके लिए एक लॉ होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइडियल मशीन क्या होती है, सेल्फ लॉकिंग मशीन्स क्या होती है, फ्रिक्शंस का इफेक्ट मशीनों पे क्या पड़ता है। सिस्टम ऑफ पुली, पुली आपने देखी होगी, पुली जो है आपका लोड उठाने के लिए होती है, हैवी लोड को आप आराम से पुली से उठा सकते हैं। तो अलग अलग मेथड सीखेंगे पुली। और ये कुछ इक्विपमेंट है जिनकी हम एडवांटेज, इफिशिएंसी निकालेंगे। जैसे मैंने कहा था स्क्रू जैक हो गया, वॉर्म एंड वॉर्म मिल हो गया, इनका फंक्शन पढ़ेंगे और इनके एडवांटेजेस निकालेंगे। तो दिस इज़ योर होल सिलेबस ऑफ मैकेनिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये है कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे आपके बाकी सब्जेक्ट, जैसे अभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, वो पूरा आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे डिपेंड होगा। और उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जाएंगे थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे। और सिविल इंजीनियर्स भी जो ही पढ़ते हैं वो भी पूरा सब्जेक्ट आपका मैकेनिक्स पे डिपेंड करता है। तो मैकेनिक्स ये तो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। रियल लाइफ में कोई भी इक्विपमेंट ऐसा नहीं है जिस पे आप मैकेनिक्स नहीं लगा सकते हैं। इवन कि आपका पेन जो आप यूज़ करते हो उसको भी कैप बंद करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, तब वो पेन आपका क्या होता है, बंद होता है। तो वहाँ भी एक मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। साइकिल आप चलाते हो, साइकिल में अलग अलग कंपोनेंट लगे होते हैं, उनकी एनालिसिस करी जाती है, फोर्स की एनालिसिस होती, तब उनकी डिज़ाइन होती, तब वो साइकिल क्या होती है, असेंबल होती है। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं जो आप अपने घरों में देख सकते हो। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में प्रेशर कितना होना चाहिए, इसमें भी एक तरीके से मैकेनिक्स है। कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। किसी बॉडी पे पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग सकता है, तो फोर्स आप कहाँ पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स में। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, मैंने तो ये आपके छोटे छोटे एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं बनाने से पहले उनकी फोर्स एनालिसिस होती। तो इसलिए बताया गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डिज़ाइन करने के लिए। अब घर का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो आपकी बीम्स बन रही हैं, इन पे भी डिफरेंट डिफरेंट लोड्स लग रहे हैं, उन लोड्स की एनालिसिस होती है। अभी तो हम देखते हैं कि घरों पे मिस्त्री आके काम कर देते हैं, पर ये इंजीनियर्स ने पहले से डिसाइड कर रखा है कितना एरिया है, उसमें आपको कितना सीमेंट डालना है, कितनी रेत डालनी। बड़े बड़े ब्रिजेस आपने कंस्ट्रक्शंस देखे होंगे, अगर उनका सही कंस्ट्रक्शन नहीं होता तो क्या होता है, नीचे से गिर जाते हैं। तो ये सब एनालिसिस भी मैकेनिक्स से ही होती है। तो इन सब चीज़ों को पॉइंट में रखते हुए आप समझ रहे होंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्स एनालिसिस ऑन ए बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी पे हम फोर्स की एनालिसिस किस ब्रांच ऑफ साइंस से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। और अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, इसी मैकेनिक्स को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन भेजूंगा पावर पॉइंट, उसमें सब क्लासिफिकेशन होगा, अभी आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं। तो देखते हैं बुक में भी हम, जैसे अगर आप देख रहे हो मैकेनिक्स, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द effect of forces on the body, effect of forces on the body। ठीक है, मौलिक रूप से मैकेनिक्स को बल विज्ञान भी कहते हैं। मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन आपके सामने, मैकेनिक्स क्लासीफाइड इन टू पार्ट, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, स्थिति विज्ञान एंड गति विज्ञान। गति विज्ञान को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये आपका शुद्ध गति विज्ञान और बल गति विज्ञान। बल स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स क्या होती है, इसके अंदर हम जो भी फोर्स एनालिसिस करते हैं तो बॉडी मूव नहीं करती, बॉडी विल रिमेन इन पोजीशन ऑफ रेस्ट, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। व्हेन वी डू ऑन द स्टेशनरी बॉडी एनालिसिस ऑफ फोर्स ऑन स्टेशनरी बॉडी, इसके अंतर्गत विराम अवस्था में वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। द बॉडीज which are in rest position and we study the effect of forces, they are, this branch of science is called your statics। डायनेमिक्स में सेम इसके जो बॉडी मोशन कर रही हैं, मोशन करते हुई बॉडी पर फोर्स एनालिसिस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है, इसके अंतर्गत वस्तुओं को केवल गति के विषय में अध्ययन किया जाता है। हालांकि ये गति बलों के प्रभाव से उत्पन्न होती, फिर भी बल या मास पर विचार नहीं किया जाता है। तो काइनेमेटिक्स क्या होती है, इसमें केवल हम बॉडी में जो भी किस बारे में डिस्कशन करते हैं, केवल बॉडी के मोशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे, अगर मैं याद दिलाऊं, v इक्वल टू यू प्लस टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी। तो उसमें आप देख रहे हैं केवल बॉडी के मोशन की बात की जा रही, पर हम बॉडी के भार यानी कि मास की कोई भी बात नहीं करते। तीन इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी सभी लोगों ने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ v आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है, a एक्सीलरेशन होता है, t टाइम्स होता है। दूसरी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू, वो उसमें आप देखेंगे वो तीनों इक्वेशन केवल और केवल उन इक्वेशंस में क्या बात करते हैं, केवल मोशन की बात करते हैं, बॉडी कैसे मूव करेगी, गति की बात करेंगे। तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेटिक्स में क्या होता है, जैसे काइनेमेटिक्स में हम मास की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, काइनेटिक्स में हम बॉडी के मोशन के साथ साथ उस बॉडी के मास की भी बात करेंगे। जैसे कि आपने फॉर्मूला सिंपल सा पढ़ा होगा, F इक्वल टू एम इंटू जी। तो यहाँ पे आप बॉडी के मोशन की भी बात करेंगे एज वेल एज बॉडी के मास की भी बात करेंगे। यांत्रिकी की अन्य शाखाएं, मैकेनिक्स की अलग और शाखाएं भी हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, गैस डायनेमिक्स, ये सब अपने आप में एक एक ब्रांच बुक्स हैं पूरी। जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, एक आप पढ़ ही रहो अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या चीज़ होती है, अप्लाइड मैकेनिक्स उसको बोलते हैं जब आप मैकेनिक्स की नॉलेज अपनी डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो, यूज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड योर अप्लाइड मैकेनिक्स। तो आप अलग ब्रांच देख रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक्स नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे न्यूमेटिक के नाम से कोर्स। गैस डायनेमिक, एरोडायनेमिक्स में जिसमें आप जो आपके प्लेन्स उड़ रहे हैं उनमें कैसे मोशन होता है, कैसे हवा का इफेक्ट लगता है, उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कुछ अलग अलग ब्रांचेस हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। और ये यूनिट्स के बारे में ये सब आप पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, MKS सिस्टम क्या होता है, CGS सिस्टम क्या होता है, इसको बताने का नहीं, ऑलरेडी आप रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये भी आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है नया, ये आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर। एक आप लोग एक काम करिएगा, डिफरेंट फार्मूले लिखिएगा। जैसे कि फोर्स का फार्मूला होता है प्रेशर अपॉन एरिया, उसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अगर देखेंगे kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको एक यूनिट को दूसरी यूनिट में क्या होना चाहिए, कन्वर्ट। इसके लिए आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने 1 मीटर में कितने mm होते हैं। तो उसमें कन्वर्जन, जैसे कि आप देख रहे हो एक सिस्टम है MKS, M का मतलब मास, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड। तो मास आपका किलोग्राम में है, अगर मास आपका किलोग्राम में, उसको आपको ग्राम में कैसे चेंज करना है, फुट में कैसे चेंज करना है, 1 फुट में कितने, 1 पाउंड में
मास लंबाई जो आपकी फुट में कितना, जैसे कहा जाता है 1 फुट में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सब आपस में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। हर चैप्टर की बुक में पहले दे रखे होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला सिलेबस में डिफाइन कर रखा था। डेंसिटी का फार्मूला लिखिए और प्रेशर का फार्मूला लिखिए, ठीक है, उनकी यूनिट्स लिखिए। हाँ, और एक फंडामेंटल्स की यूनिट्स क्या होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स में क्या आती हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, दीज आर योर फंडामेंटल्स यूनिट। और जिन यूनिट्स का यूज़, फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके हम डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। जैसे कि प्रेशर आपकी एक डिराइव यूनिट है जो कि डिपेंड कर रही है फोर्स और एरिया पे। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है आपका। फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, मास एक आपकी क्या है, फंडामेंटल यूनिट होगी। इसी एरिया आप देखेंगे, एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। लेंथ इज अगेन इज योर फंडामेंटल, जैसे मैंने बताया फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन थी, मास, लेंथ एंड टाइम, सेकेंड। तो कोई भी फॉर्मूला आप लिखोगे उसको आप डिराइव्ड फार्मूला बोलेंगे, वो सब डिपेंड आपका किस पे करेगा, फंडामेंटल यूनिट्स पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें रिवीजन है, इसके बारे में आप लोग सब पढ़ लेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं सिलेबस में कुछ है। हाँ, रिजिड बॉडी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, जब भी हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किसी बॉडी की भी एनालिसिस करते हैं, किसी भी मशीन्स की एनालिसिस करते हैं, तो हम उस बॉडी को रिजिड मानते हैं। रिजिड मतलब ठोस। उस बॉडी में फोर्स लगाने पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, उसका आकार नहीं बिगड़ेगा। ये कभी पॉसिबल नहीं होता, जबकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफॉर्म होता है, वो हमें अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, पर हम जब उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तब वो हमें डिफॉर्मेशन दिखाई देगा। पर मैकेनिक्स की एनालिसिस करने के लिए हमें हमेशा बॉडी को कैसा मानना होगा, रिजिड बॉडी। कभी भी आप कोई भी मैकेनिक्स में एनालिसिस किसी भी बॉडी करेंगे, यू ऑलवेज कंसीडर द बॉडी इज रिजिड। तो रिजिड बॉडी क्या, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी बॉडी देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन इन द बॉडी, और यू कैन से वी कैन नेग्लेक्ट द deformation. तो for the analysis of forces the body must be rigid। और rigid का मतलब क्या हुआ, ठोस, जिस पे आप कोई भी फोर्स लगाएं तो बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पहला चैप्टर है। तो ये सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर लिया, आप लोग और बुक से डिटेल में पढ़ लीजिए। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बता दिया, डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स बता दी, स्टैटिक्स डायनेमिक्स बता दिया। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल फील्ड मैंने कुछ एग्जाम्पल बता ही दिया आपको। साइकिल हो गई आपकी, है ना, बड़े बड़े मशीन इक्विपमेंट हो गए, घर पे भी आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं, ये सब में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मैकेनिक्स लगती है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ये लाइफ एग्जांपल्स हैं जो भी आप और बुक में देखिएगा। डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स आपको बता दी मैंने, डेफिनेशन ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, यूनिट क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट, ये सब चीज़ें। दिस कंसीडर ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कुछ लिखा है, फोर्स। फोर्स आपको पता ही, फोर्स इजिकल टू क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन होता है। उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, या फिर आप केजी इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, सेंटीमीटर को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहिए, मीटर को सेंटीमीटर में। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज अगेन फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर आपका फोर्स हो गया, नीचे एरिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, नीचे एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर हो गई। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। प्रेशर की एक और यूनिट होती है पास्कल, आप कन्वर्ट कर सकते हैं पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। वर्क की यूनिट के वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस की यूनिट मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। CGS यूनिट आपकी वर्क की अर्ग होती है, तो आप उसमें न्यूटन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, तो आपको CGS यूनिट मिल जाएगी। ओके, इसी तरह पावर का क्या होती है यूनिट, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। टाइम से डिवाइड करिए तो पावर मिल जाएगी। वेलोसिटी की भी यूनिट आपको पता है, एक्सेलरेशन की यूनिट भी पता है। तो ये यूनिट्स हैं जो कि दे रखी हैं। आप एक वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कुछ उन्होंने बता दिया है कि आप जो है अपना देख लेंगे कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। Tomorrow we will see next lecture on chapter 2, that is your law of forces.